नमस्कार दोस्तों, सुपर होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे पुनः स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। और जो आज जो अपना टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग पॉलिटी सेक्शन में, मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। और 50वें नंबर क्वेश्चन से लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। तो दोबारा एक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, ये कि आप वीडियो को बार बार देख करके चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान से सुनते रहिए, जो चीज़ें लगे कि पहली बार आ रही हैं आपके पास, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप आज के सेशन का बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। पहला ऑप्शन ये सभी। बी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, मानववाद। और डी, भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना। देखिए, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, मतलब ये सभी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तीनों बातें सही हैं, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी बात पर हम सारे मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्किप करने से पहले सुन लीजिए बात को। आप जो है इन चीज़ों को अगर देख लेंगे तो आगे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए। इसको टाइम वेस्ट मत समझिए, इसको एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अब फिर मैं इसके कीवर्ड बता दूंगा याद करने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी हमारे लिए क्वेश्चन को अटेंड करना, ठीक। चलिए, अभी हम यहाँ से हट जाते हैं क्योंकि हम आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। चलिए, बाकी जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कीवर्ड, उनको आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए, पहली बात भाई, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है। 1976 में हुआ था ये संविधान संशोधन। इसमें जोड़ा गया भाग 4 क के रूप में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 ए के रूप में जोड़ा गया, ठीक है। 36 51 क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। याद करिए, कल की क्लास अगर देखी आपने तो याद होगा आपको 36 51 अनुच्छेद में क्या क्या है ना। चलिए, तो अब देखिए, पहला क्या है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक। इतना ध्यान रखिए, हमें कीवर्ड याद रखना है, बस हमें एग्जाम में क्वेश्चन सही करने हैं। दूसरा नंबर, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, और मतलब उसको स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन याद रखिए। और पूरा सेंटेंस क्या है, को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक। अब तीसरा देखिए, तीसरा बात क्या बोल रहा है, वही जो हमारा वहां पे स्टेटमेंट दिया होता है ना, डी ऑप्शन का, ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। ये चीजें याद रखिए बस। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, देश की रक्षा करें और समय पड़ने पर जब आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा भी करें, ठीक है। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, भारत के सभी लोगों की समरसता, लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे, भेदभाव सब याद रखिएगा। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, प्रथाओं का त्याग याद रखिएगा, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। अगला अगला पॉइंट देखिए, छठवां नंबर देखिए। छठवां जो है अपना, सामाजिक संस्कृति और की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। इस संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से संबंधित है, ठीक है, छठवां। और सातवां जो है वो पर्यावरण वाला है, पर्यावरण, पर्यावरण से याद रखिएगा। और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। क्या है पूरा सेंटेंस, क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, ठीक है। हमें याद रखना है पर्यावरण वाला पार्ट और प्राणी मात्र के लिए दया भाव। आठवां देखिए, आठवां बोल रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण याद रखिए, मानववाद, ज्ञानार्जन याद रखिए। चलिए, नौवां देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और गांधी जी का पालन करें, हिंसा से दूर रहें, ठीक है। नौवां नंबर क्या बोल रहा है, नौवां नंबर पॉइंट, सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा से दूर, ठीक है। अब 10वां क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में सभी रूप से, मतलब उत्कर्ष के, मतलब एक तरह से इंटरेस्टेड होकर के उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि राष्ट्र की प्रगति बढ़े, है ना, प्रगति हो और नई नई ऊंचाइयों को छुए, ठीक है। 11वां क्या है, ये तो याद ही होगा आपको, 11वां नंबर क्या है, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अब ये था नहीं पहले, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे वहां पर। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है इसको, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या किया गया है, आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 21 ए बताएंगे आप क्या है, कल हमने डिस्कस किया था इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, वापस आ जाइए इधर। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम भी वापस आ जाए, रुकिए। अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या थे वहां पर, ठीक है। देखिए, याद करने की कोशिश करिए, कीवर्ड याद रखिए क्या क्या है। पहला कीवर्ड क्या था, संविधान का पालन, संविधान का पालन प्लस राष्ट्रध्वज प्लस राष्ट्रगान का सम्मान या आदर, राष्ट्रगान, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था अपना स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों के
जो एक तरह से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रयास हुए हैं उसके प्रति आदर और सम्मान रखें। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति आदर भाव। ठीक है, लिख लीजिएगा आप ना। तीसरा क्या है ये स्टेटमेंट, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। संप्रभुता, एकता व अखंडता, अखंड भारत। ठीक है। चौथा क्या है, देश की रक्षा, देश की रक्षा और आह्वान करने पर सेवा करना, देश की रक्षा व सेवा। ठीक है। पांचवा क्या है, भातृत्व। ठीक है, प्लस भेदभाव नहीं होगा, धर्म, वर्ग, है ना, भाषा के आधार पर। प्लस प्रथाओं का, ऐसी प्रथाओं का प्रथाओं को समाप्त करेंगे हम, प्रथाओं को समाप्त करेंगे जिसमें नारी का, जो नारी के खिलाफ हो, है ना, जो नारी को मतलब एक तरह से हीन दिखाता हो या अपमान करता हो। ठीक है, प्रथाओं को समाप्त करेंगे। छठवां क्या है, ये सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति। ठीक है, वो गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा, गौरवशाली परंपरा। हमें सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, ठीक है, ताकि हम एग्जाम में सही कर सकें। सातवां क्या है, पर्यावरण वाला, याद आया, पर्यावरण प्लस प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, दया भाव। ठीक है। आठवां क्या है, ये आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। 11वां क्या था अपना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर, शिक्षा का अवसर। यूपीपी से भी क्वेश्चन भी आया था, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी इसके बीच में। ठीक है। 10वां क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत प्लस सामूहिक भागीदारी, है ना, सभी चीजों में भागीदारी, ताकि देश प्रगति कर सके और नई ऊंचाई को छू सके। ठीक है। 9वां क्या है और 8वां क्या है। 9वां देखिए, ये सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा प्लस हिंसा से दूर, गांधी जी, हिंसा से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहना है। ठीक है। 8वां क्या है अपना, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक, इसको कम से कम 4-5 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा आपको, हमने भी तो याद ही किया है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद को यहाँ देख लीजिए, मानववाद। ठीक है, और ज्ञानार्जन, बस इतना कीवर्ड याद रखिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, हालांकि राइटिंग स्क्रीनशॉट लेने लायक नहीं है, लेकिन आप अपने हाथ से नोट करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख लिख के याद करेंगे तभी याद होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने 11 फंडामेंटल राइट। अब देख लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति याद हो गया आपको, भाग 4 ए याद हो गया, 51 अनुच्छेद याद हो गया। अब देखिए, जो ये पहले शुरू, अभी देखिए आप क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। 51 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है। अभी देखा हमने, भाग 4 क ए, 4 ए। अब देखिए, जल्दीबाजी में कभी ये दे रहा है तो उसको मत कर दीजिएगा, ये 6 ए है, 6 ए तो कोई भाग है ही नहीं। ठीक है, तो जल्दीबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अनुसूची दे रखा है, लेकिन है तो 4 का ही, तो ये भी टिक हो सकता है। ठीक है, ये पहले दे देता तो ये टिक हो सकता था, इसलिए ध्यान देना है सजगता से के साथ हमें, इसीलिए मॉक टेस्ट बोला जाता है ना करने के लिए, ताकि वो प्रैक्टिस, वो गलतियां पहले ही हो जाए। चलिए, भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक लिखता हूँ मैं, मौलिक अधिकार है। ठीक है, और भाग 4 डीपीएसपी, जो हमने कल किया था, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। अभी इसका चैप्टर करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। देखिए, 10 किए गए हैं, 10 ना कि 11। क्यों, 11वां जो है ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के बाद आया है, ये 2002 में आया है 11वां। ठीक है, वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तो शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। वो पहले क्या था, 42वें के माध्यम से सिर्फ 10 आए थे। ठीक है, और समिति कौन सी थी, हाँ याद होना चाहिए, इस तरह से रिकॉल करते थे, कनेक्ट करते थे, तभी याद होगा। अब देखिए, उस समय ये मार्च में क्वेश्चन आया था, मतलब 19 में पेपर हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। 11 भाई,
संविधान 86वां संविधान संविधान संशोधन 2002 में हुआ था ना, ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में, तो 11 होंगे। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11 भाई साहब, अभी तो देख के आ रहे हैं, क्या सवाल पूछते हैं आप भी। चलिए 55वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है अगर इस टॉपिक से आएगा तो। चलिए 56वां क्या है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? दोबारा पढ़िए, निम्न में से किस एक की संस्तुति, किस सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, यहीं पर आप बताएंगे किस देश से लिया गया है, ये किस देश से लिया गया है? पहला क्लास किया होगा आपने, से लिया गया है, पहली क्लास की होगी ना इसकी आपने, उस आपको याद होगा, हमने वहां पर संविधान के स्रोतों के बारे में बात किया था। लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और देखिए बलवंत मेहता पंचायत राज से संबंधित है, अशोक मेहता वगैरह, हम लोग पंचायत वाले चैप्टर में देखेंगे इसको। आयंगर जी कौन थे और ठक्कर जी कौन थे? आयंगर जी, ठीक है, इसको इसको बताइए, कमेंट बॉक्स बताइए आप लोग। चलिए सुन लीजिए इसको यहाँ पर। आयंगर जो है वो केंद्रीय संगठनों का पुनर्गठन करने के लिए बनाया गया था, यह समिति पुनर्गठन करने के लिए। ठीक है, और जो ठक्कर आयोग है ये इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए बनाया गया था, इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए। ठीक है, ये ऐसे डायरेक्टली पूछा नहीं गया, लेकिन एलिमिनेशन में काम आ सकता है। ठीक है, हालांकि यूपीएससी ने तो एलिमिनेशन गायब भी कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या आपने जो हमने देखा, हमने उसमें ये देखा था क्या, चुनाव डालना, वोट वोट डालना चुनावों में? नहीं था ना, ये तो पहला कैंसिल हो गया। बाकी ये था वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कदर करना, ये पहला था। और लोक संपत्ति कौन सा था? लोक संपत्ति 9वां था, और ये 8वां था। ठीक है, 7वां क्या था? पर्यावरण वाला। छठवां क्या था? छठवां क्या था? वो सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा की सब रक्षा करना। ठीक है, 5वां भातृत्व वाला, और भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ऐसी प्रथाओं को खत्म करना है जो महिलाओं का, मतलब महिलाओं के खिलाफ है। ठीक है, एक तरह से। और चौथा क्या था? देश की रक्षा करना, और जरूरत पड़ने पर देश की सेवा करना। तीसरा क्या था? संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता के लिए देश, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों से जो प्रेरित आदर्श हैं उनकी, उनका आदर करना, कदर करना। ठीक है, और पहला क्या था? ये संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कदर करना। ठीक, क्लियर हो गया पूरा? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए 58वां, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, अभी देखा ना हमने। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। ठीक है, अब यहाँ पर भी जैसे वहां पर 13 था ना मौलिक कर्तव्य में, मूल अधिकार में 13 पे क्या था? राज्य की परिभाषा थी, ऐसी 36 में राज्य की परिभाषा है, जो बोला गया है कि भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही यहाँ भी लागू होगी, बस इतना लिखा गया है। ठीक है, अब बाकी हम आर्टिकल वाइज देखेंगे अभी, तो पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है अपना, वो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान के लिए टीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? देखिए, जो हमने पहला क्लास किया था जिन लोगों ने, उनको याद होगा कि ये आयरलैंड से लिया हुआ है। टीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया हुआ है। यहीं पर बताएंगे आप कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अभी जो पढ़ के आए हैं ऊपर। फिर मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से क्या लिया गया, फ्रांस से क्या लिया गया। ठीक है, रिवाइज करिए, तुरंत दिमाग में आ रहा है कि नहीं आपके? अब देख लीजिए, चलिए आगे क्वेश्चन, किसी और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जगह है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, 60वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? सीधी सी बात है, आर्टिकल, मतलब ये ऑप्शन डी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, अब देखिए जैसे आपने भी पढ़ा ऊपर कि 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी हुई है ना, 36 से 51 तक है। उसी तरह देखिए 37 में ये बोला गया है, 37 में ये बोला गया है कि जो ये है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगी। परिवर्तनीय मतलब सेंस, जैसे मौलिक मूल अधिकार का हनन होता है तो हम लोग न्यायालय में चले जाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो उसको लागू करवाए या हमें न्याय उपलब्ध कराए। ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित। तो इसी तरह नीति निर्देशक सिद्धांत के मामले में आप नहीं चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 39
क्लॉज ए है कि समान अवसर टाइप का, कि पुरुष और महिला को दोनों समान अवसर रोजगार के मिलने चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वो एक क्या है, आदर्श है राज्य के लिए, लेकिन वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय शब्द याद रखिएगा। ठीक, अब देख लीजिए आर्टिकल 38 में क्या दे रखा है, अब इसको सुन लीजिए पूरा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन, सारा रिवाइज हो जाएगा आपका, सारे जो डीपीएसपी हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। आर्टिकल 38 में क्या बोलता है कि भारत मतलब एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य बनेगा। कैसे? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध करा करके, समान अवसर उपलब्ध करा करके, लोगों को समान सुविधाएं उपलब्ध करा करके। ठीक है, तो 3 न्याय यहाँ भी बात की गई है आर्टिकल 38 में। अब 39 में क्या है, इसमें कई सारी चीजें हैं, ए है, बी है, सी है। तो ए में बताया मैंने कि महिला और पुरुष को समान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बी में क्या है कि जो राज्य का उत्पादन है उसका न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। ठीक है, और सी में क्या बोला गया है कि जो पूंजी है वो किसी के पास केंद्रीकृत रूप में ना रहे। ठीक है, वो सभी के पास, तो सबको उसके मतलब उसको अवेल करने का सबके पास समान अवसर हो, किसी एक के पास केंद्रीकृत पूंजी ना हो। ठीक है, अब आ जाइए 40 पर। 40 पे क्या बोला, अभी 40 नहीं, अब देखिए यहाँ पर एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था अभी हमने देखा था, 1976 में, जिसके थ्रू मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। किसमें? भाग 4 क में। कहां से? किस अनुच्छेद में? 51A में। कहां से लिया गया है? रूस से। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद होनी चाहिए आपको। जब रूस से लिया गया तो ये डीबीएसपी कहां से लिया गया, अभी जो ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है आपने, बिल्कुल सही, आयरलैंड से। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ा गया 39 आर्टिकल है। अगर देखिए स्मॉल में लिखा है तो वो क्लॉज करके पढ़ेंगे, और अगर कैपिटल में लिखा है तो प्रॉपर आर्टिकल पढ़ेंगे उसको। ठीक है, जैसे यहाँ 39 क्लॉज ए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 39 ए पढ़ेंगे आर्टिकल। इसमें क्या लिखा है? निःशुल्क विधिक सहायता। क्या दिया है? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता। अब देखिए, अब 40 में आ जाइए। 40 में क्या है? वही पंचायती राज, गांधी जी से प्रेरित पंचायती राज। ठीक है, अब 41 में क्या है? अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिखा देता हूँ, मैं बना देता हूँ आपको, ताकि 41 से लेकर 43 तक पूरा याद हो जाए सीक्वेंस में आपको। ठीक है, 41, 42, 43, 43A। ठीक है, 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। अब इसका सीक्वेंस देखिएगा ना, कनेक्ट करके याद करिए, काम पाने का अधिकार। अब जब काम मिल गया तो भाई उसके लिए मानवोचित दशाएं भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? 42 में काम मतलब कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं, जैसे प्रसूति सुविधा हो महिलाओं के लिए, है ना, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे छुट्टियां मिलती हैं वो इसी के बेसिस पर बनाई गई हैं। अब उसके बाद क्या है, जब ये सब हो गया तो न्यूनतम निर्वाह मजदूरी तो दो भाई। इसीलिए क्या बना है, मिनिमम वेजेस एक्ट बना हुआ है, इसी से प्रेरित होकर के। न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, मजदूरी, काम पाया, अच्छे से व्यवस्था करो वहां पर, फिर मजदूरी भी दो ढंग से। ठीक है, जब मजदूरी दे दिए तो हमारे भरोसे कंपनी चल रही है, मजदूरों के भरोसे, मजदूरों की ज्यादा योगदान है एक तरह से देखा जाए तो उनका। ये देखिए, अब ये जो आर्टिकल है ना, ये जोड़ा गया था, ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। एक बार क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन आगे आएगा कि किन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किन किन अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। तो एक ये हो गया और एक ये है। ठीक है, 43A। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि श्रमिकों का उद्योगों में सहभागिता, श्रमिकों की उद्योगों में सहभागिता। ठीक है, अब देखिए 43 ये हो गया। उसके बाद अब आ जाइए 44 पे। 44 पता ही है आपको, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। ठीक है, और 45 वाला कल हमने डिस्कस किया था ना हल्का सा। 45 में क्या डिस्कस किया था? 45 ये डिस्कस किया था कि जो शिक्षा को लेकर के वहां प्रावधान था। चलिए कहाँ थे हम लोग? आर्टिकल 45 पे डिस्कस करेंगे ना। तो शिक्षा वाला क्या था कि जो, ये पहले लेते हैं, जो शिक्षा का प्रावधान था इसमें पहले, उसको क्या किया गया, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उसको 21A में डाल दिया गया, मौलिक अधिकार की तरह डाल दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब देखिए जब ये हो गया, तब यहाँ 45 में क्या बचा है? 45 में ये बचा है कि आर्टिकल 45 बचा है कि जो 0 से 6 तक के उम्र के लड़के मतलब कि बालक हैं,
उनको, उनके अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये 45 में बोल दिया गया है। ठीक, अब देखिए 46 में क्या आता है, यहाँ देखिए अरेंज कर लेते हैं दोबारा इसको सीरीज से। देखिए 46, 47, 48, 48A। अब 48A भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 43B छूट गया है अपना, 43B छूट गया है। अभी इसको डिस्कस करते हैं। 43B ये है कि सहकारी समितियों का एक तरह से बढ़ावा देना है ना, उनका सहयोग करना। ये जोड़ा गया था 97वें 97वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 43B याद रखिएगा। 48A हो गया, अब 49 हो जाएगा, और ये 50 और 51। 51 क्या है अपना, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सहयोग देना। 50 क्या है, कार्यपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में पृथक्करण, न्यायपालिका में पृथक्करण। ठीक है, अब 49 क्या है, 48A क्या है, 48A देखिए पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण एक तरह से है। ठीक है, अब 48 क्या है, 48, 47, 46। देखिए 47 क्या है, मादक पदार्थ, मादक पदार्थ। कहाँ थे हम लोग, हाँ, मादक पदार्थ का मतलब रोक लगाना, और पोषण स्तर, और पोषण स्तर प्लस लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है, लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और 46 में क्या है, 46 में देखेंगे, अभी 48 देख लेते हैं। 48 में क्या है, वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तरह से कृषि करना। मौलिक कर्तव्य वाले से मत जोड़िएगा इसको, है ना। उसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से मानववाद और ज्ञानार्जन करना। यहाँ पर क्या है, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कृषि करना। ठीक है, चलिए। और 46 में 49 क्या है, प्राचीन स्मारकों को, ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन स्मारकों का संरक्षण, है ना, प्राचीन स्मारकों का संरक्षण, स्मारकों का संरक्षण। अगला जो 46 नंबर है, 46 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 46, इसमें क्या बोला गया है कि एससी प्लस एसटी प्लस जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके शिक्षा और अन्य चीजों की व्यवस्था करेगा राज्य। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी कोई छूटा नहीं है अपना, है ना, सारी चीज हो गई। यहाँ पर एक 39D और देख लीजिए। 39D जो है, 39D में बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, 39D में बोला गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, और यहाँ पर एक जो पर्यावरण संरक्षण से बात कर लेकर के, यहाँ पर पशुपालन भी है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण प्लस पशुपालन, सीधे पूछे कि पशुपालन किस आर्टिकल में है ना, पशुपालन की बात डीपीएससी में किस आर्टिकल में कही गई है। तो इस तरह से चीजें। और यहाँ पर ये जो है 43B जो है, यहाँ ले लीजिए 97th अमेंडमेंट के साथ। ठीक है, क्या है, सहकारी समितियों को राज्य बढ़ावा देगा उनके गठन में। ठीक है, चलिए, अब कोई छूटा नहीं है, नहीं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, 39A, 48A और 43A ये सब क्या है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 61वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया टीपीएसपी जोड़ा गया है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, मादक पेय पदार्थ ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना। ये क्या है, अभी तो 47 में बात बोली गई है, ये तो होगा नहीं। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, तो क्या हो जाएगा, ये 39A में है, ना कि 39 क्लॉज ए में, 39A आर्टिकल में। तो यही तो जोड़ा गया 43 से। ठीक है, बाकी भी देख लीजिए। राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आर्टिकल 51, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। ठीक है, ये किसमें, आर्टिकल 38 में। ठीक, चलिए ऐसे देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, टीपीएसपी। अच्छा देखिए, एक तो प्रस्तावना में भी बात थी इस चीज की, क्या थी प्रस्तावना में, 3 प्रकार के न्याय की बात थी ना, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक कर लीजिए, अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, चीज याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 38 में भी है, अभी देखा ना हमने ऊपर कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात यहाँ भी की गई। ठीक है, चलिए। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, अभी देखा था आपने, मौलिक कर्तव्य जो है फिर 4A में 51A आर्टिकल,
सॉरी, ये तो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार किसमें है? भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक और भाग 3। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A और क्या माने आर्टिकल। ठीक है, नीति सिद्धांत भाग 4 36 से लेकर के 51 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है कौन? महिलाओं को शिक्षित करना। ठीक है ना, आर्टिकल 39 क्लॉज ए में है ना, महिला पुरुष और दोनों को समान रोजगार के अवसर प्रदान करना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में उल्लिखित है? किस एक के भाग के रूप में उल्लिखित है? तो डीपीएसपी में आर्टिकल, बिल्कुल सही, 51। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 65। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है, कहां पर है? गोवा में। ठीक है ना, गोवा में। अच्छा, गोवा की स्थापना कब हुई थी? गोवा राज्य का दर्जा कब मिला था? चलिए पूरा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। क्या है? गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ कब? 1960 में। 63 में क्या हुआ? नागालैंड बना। 1966 में क्या हुआ? हरियाणा बना। ठीक है, 1972 में क्या हुआ? एम एमटीएम एमटीएम मनी टाइम फॉर मेघा। हमने क्या ट्रिक बनाया था? मनी टाइम और मेघा। क्या था? मणि से मणिपुर, टाइम से त्रिपुरा, एम से मेघालय। इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1972 में राज्य के रूप में दर्जा मिला था इन लोगों को। इसके बाद 1975 यानी सिक्किम 35वें 36वें संविधान संशोधन से एक से सह राज्य, दूसरे से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद 1987 यहाँ पर क्या है? मजा आया गोवा में, मजा आया गोवा में। एम से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, जी से गोवा। गोवा लास्ट में है, ये दोनों एक डेट में है। ठीक है, अगर इनमें भी आ जाए अरेंजमेंट के लिए तो गोवा इनके बाद में है, 1987 में। तो इसका आंसर मिल गया आपको। फिर उसके बाद सन 2000 में 3 राज्य थे, 1 तारीख को, 9 तारीख को, 15 तारीख को। 1 तारीख को कौन था? छत्तीसगढ़। 9 तारीख को उत्तराखंड, 15 तारीख को झारखंड। ठीक है, फिर 2014 में अपना तेलंगाना अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब अगला जो चैप्टर है अपना संसद। संसद, पहली बात, संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 79 में। राज्यसभा का आर्टिकल 80 में। लोकसभा का आर्टिकल 81 में। ठीक है, राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 63 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे भी और चीजें इनके बारे में देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सिंपल सी बात है, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब यहाँ देखिए, एक शब्द है स्थगित, एक है सत्रावसान। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है? सत्रावसान, एक है आहूत। तो जो आहूत है और सत्रावसान है, ये दोनों किसके पास है? ये दोनों राष्ट्रपति के पास है पावर। ठीक है, लेकिन स्थगित करने का लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। विधिक, देखिए 245 में बोला गया है कि संसद जो है वो पूरे भारत के लिए या पूरे भारत के किसी एक क्षेत्र के लिए भी कानून बना सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को है। ठीक है, राष्ट्रपति किसे थे? आर्टिकल 52। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। संसद तो अपने 79 देख ही लिया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 70 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए जरा कि भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? ठीक है, कितने हाई कोर्ट्स हैं और कितने ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों में है ना? देखिए, टोटल हाई कोर्ट अपने पास 25 हैं और 6 ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों में काम करते हैं, मतलब जिनका जो एक कार्य क्षेत्र है एक से अधिक राज्यों का है। और दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना खुद का हाई कोर्ट है। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। वैधानिक निगम को एक संसद के विशेष कानून के पारित करके स्थापित किया जाएगा। अगला, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष।
राज्यसभा में 30 वर्ष, पंचा वोट डालने का 18 वर्ष, किसके तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है, बदला गया था। मतलब 21 वर्ष किसका है, पंचायत का। और राष्ट्रपति के पद धारण करने के लिए कितना उम्र है, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, ठीक है। अच्छा, इतना आप याद कर रहे हैं तो राष्ट्रपति क्या बताया था मैंने, किस आर्टिकल में बोला गया राष्ट्रपति होंगे, किस आर्टिकल में बोला गया कि उपराष्ट्रपति होंगे, 52, 63, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन है, भारत के महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन है, भारत के महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, 76 में। अच्छा, इसी बात बताइए, किस आर्टिकल में बोला गया है, कैग का प्रावधान किस आर्टिकल में, आर्टिकल 148, 148 में बोला गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी एक पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है उसी को पालन किया जाता है। ऐसा नहीं है, वो गलत स्टेटमेंट था, काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, क्योंकि कैग का तो वही है, कैग को हटाने के लिए वही प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से सीएजी को भी हटाया जाएगा। लेकिन महान्यायवादी के लिए क्या है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 के तहत जो आता है वो कौन, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन क्या पता रिपीट हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल। अभी देखा हमने 35 साल क्या था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, 21 साल क्या था पंचायती के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं है तो कौन हो जाएंगे, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है उसके, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसके पास है, स्पीकर के पास। किसके पास है, स्पीकर के पास। चलिए, सामान्यतः वोट नहीं डालता है, लेकिन अगर बराबर की स्थिति आ जाए तो फिर वो वोट डालता है। और लोकसभा का स्पीकर ही क्या करता है, दल बदल कानून के तहत जिसको निर्हर घोषित करना होता है किसी सदस्य को, तो उसका अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है, इसका, लोकसभा के स्पीकर का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट होते हैं हम लोग, 1 मिनट। तो 75 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं, दूसरे पीडीएफ में है। देखिए 76 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि बीवी गिरी हो गए और एक नीलम संजीव रेड्डी है ना, इन लोगों का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कौन निर्विरोध बन गया है भारत के इतिहास में, कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है ना। और कौन पहला ऐसा था कि गैर कांग्रेसी थे, मतलब सत्ता में कांग्रेस थी उसके बावजूद वो हार गए थे, उन्हीं की कांग्रेस से ही खड़े हुए थे और उस कांग्रेस से ही हार गए, ठीक है। ऐसा भी है नीलम संजीव रेड्डी के साथ। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था, तो जो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन जो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, और ये जो बीवी गिरी है ये चौथे राष्ट्रपति थे अपने, 4th राष्ट्रपति। भी आगे क्वेश्चन आएगा एक उनका। 77 नंबर क्या है, 77वां नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति का पद किस पे था, 63 में। राष्ट्रपति का किसमें था, 52 में, ठीक। चलिए, मुख्य न्यायाधीश न्यायालय की बात किसमें थी, आर्टिकल 124। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 क्या है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था, तो संसद संविधान सभा के माध्यम से दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 79 पे, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत का राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में घोषित कर सकता है, या उसका नाम वाम जो भी परिवर्तित करने का है काम वो राज्यपाल की सलाह से करता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12। कितने करते हैं, 12। किस किस क्षेत्र से, समाज, विज्ञान, कला, ठीक है। समाज सेवा मतलब अपने कौन थे वो, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सब इन्हीं माध्यम से हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है। अब एक चीज याद रखिएगा, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को वो नहीं कर सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, चीज में कोर्ट मार्शल का भी जो केस आता है उस पर भी वो क्षमादान कर सकता है, ठीक। अब देख लीजिए सारे क्षमादान देख लीजिए एक बार में।
कि कौन कौन से क्षमादान राष्ट्रपति देता है। आर्टिकल 72 के तहत देता है। इसके तहत आर्टिकल 72। अब देखिए एक होता है, अच्छा देखिए मैं यहाँ पर इंग्लिश क्यों लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश भी लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब इंग्लिश क्यों लिख रहा हूँ बताऊंगा, अभी अभी आगे क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए पहला क्या होता है, पार्डन। दूसरा होता है रिप्राइव, रिप्रीव या रिप्राइव पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरा होता है रिस्पाइट, ठीक है। चौथा रिमिशन। पांचवा कॉमुटेटिव, कॉमुटेशन सॉरी, कॉमुटेशन। अब पहले पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा। हिंदी बता रहा हूँ अभी जो, क्षमा। रिप्राइव का प्रविलंब, प्रविलंब। डिस्पाइट का विराम, इसका परिहार, रिमिशन का। परिहार। और कम्युटेशन का लघुकरण। अब इसका मतलब समझिए, है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम कर रहे हैं इसको। क्षमा का मतलब होता है पूर्णता क्षमा कर देना, जैसे मृत्युदंड है तो उसको पूरा माफ कर दिया, ठीक है, जब हम जी रहे जिंदगी अपनी, ठीक। अब प्रविलंब, यहाँ विलंब से देखिए, विलंब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि याचिका दायर की जाती है ना क्षमादान की, मतलब या फिर कोर्ट में सुनवाई हो जाए और अच्छे तरीके से, अगर गलत तरीके से सुनवाई हुई है या कुछ बातें छूट गई हैं तो विलंब किया जाता है। सजा के निष्पादन में, सजा के निष्पादन में विलंब किया जाता है इसके माध्यम से, रिप्राइव के माध्यम से, ठीक है। अब विराम, विराम का वी याद रखिए, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में क्षमादान। जैसे मान लीजिए कि गर्भधारण है ना, प्रेग्नेंट है कोई महिला, या किसी को कैंसर हो गया है, या किसी कोई इस स्थिति में है कि साल 2 साल जीने वाला है या कुछ महीने जीने वाला है, उसको तब सजा हुई है, इन मामलों में रिस्पाइट का इस्तेमाल किया जाता है। विराम शब्द मतलब विराम की जो क्षमादान शक्ति है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब परिहार और लघुकरण में एक सिमिलरिटी है कि दोनों में लघुकरण होता है, मतलब सजा को कम किया जाता है, लेकिन अंतर क्या है, परिहार में उसकी प्रकृति बिना बदले, मतलब सजा के नेचर को बिना बदले ही उसको कम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 साल की सश्रम सजा हुई है, तो उसको 3 साल का कर दो या 8 साल का कर दो, लेकिन प्रकृति नहीं बदलेंगे। सश्रम सजा है तो सश्रम सजा ही रहेगा। लेकिन लघुकरण में क्या है, उसको उसकी प्रकृति बदली जा सकती है। जैसे सश्रम 20 साल की सजा हुई है, तो मान लीजिए कि बिना श्रम वाला जो है 2 साल का सजा कर दिया जाए, प्रकृति बदल दी जाएगी उसके लघुकरण में, ठीक है। अब शब्द याद रखिए, इंग्लिश इसलिए याद रखिए क्योंकि कई बार ये क्षमा का कुछ और लिख देता है, प्रविलंब को कुछ और लिख देगा, विराम को क्षमादान लिख देगा, परिहार को कुछ और लिख देगा, है ना, परिहार को क्षमादान लिख देगा, सॉरी, है ना, अलग अलग चीजें लिख देता है। इसलिए अगर इंग्लिश दिया रहेगा तो वहां से आप मैच कर लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नीलम संजीव रेड्डी, देखिए मैंने बोला था ना, नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठवें राष्ट्रपति थे। कौन से थे, छठवें, ठीक है। चलिए 77 से लेकर के 82 तक थे, 1977 से 82। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 के को कहा जाता है क्या, चरित्र को बदले बिना। मैंने क्या बोला था, रिमिशन, परिहार और कम्युटेशन, लघुकरण। इसमें क्या था, कम्युटेशन में, लघुकरण में क्या था, प्रकृति बदल सकते थे, लेकिन परिहार में क्या था, प्रकृति नहीं बदल सकते थे, ठीक है। तो परिहार को यहाँ पे क्या लिख दिया है, क्षमादान, तो हम आंसर सी हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखिए परिहार को क्षमादान शब्द इस्तेमाल कर लिया है ना, लेकिन अगर वहाँ इंग्लिश वर्जन होगा तो वहाँ क्या रहेगा, रिमिशन से आप मार सकते हैं आंसर। बाकी अगर अलग अलग नाम है तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा विकल्प में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, 14वें, ठीक है। अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। 13वीं कौन थी, 13वें कौन थे, प्रणब मुखर्जी। और 12वीं कौन थी, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामनाथ कोविंद को 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, 14वें, ठीक है। देखिए ये कब आया था, 2018 वाले में क्वेश्चन आया था आपके, तो हो सकता है इस बार भी चुनाव हुआ है जब द्रौपदी मुर्मू जी का, तो जीएस वाले जी की जीएस सेक्शन में वो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, जो निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल, एक निर्वाचक मंडल होता है, वो आर्टिकल 54 में है। और निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो किसमें है, आर्टिकल 55 में। अच्छा इसी बात बताइए, निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होता है, दोनों सदन के, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामनाथ कोविंद हो गए 14वें। अगला क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भाई साहब 5 वर्षों का होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य पर उपर्युक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही चुने जाते हैं इस माध्यम से। ठीक है। बाकी जो है राज्यसभा के सभी सदस्य का जो है कहाँ से लिया जाता है? ये अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं ना, विधानसभाओं के माध्यम से। ठीक है। विधायकों के जो होते हैं विधायक वो मत डालते हैं उसमें, तब वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत था? 80। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर, चलिए हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का जो एक तरह से मनोनयन कहाँ से लिया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर, कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। यही सवाल पूछना था मुझे, मैं भूल गया। ठीक है। चलिए अच्छा, उपराष्ट्रपति किससे थे? 63। राष्ट्रपति आर्टिकल 52। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपको याद है तो कोई बात नहीं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? मैंने बताया था ना क्वेश्चन आएगा, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पता है कौन है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उनके लिए जेल भी गए? ये डॉक्टर वीवी गिरी, चौथे राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? वही उपराष्ट्रपति को। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाते हैं, आर्टिकल 60 में दिया हुआ इनका शपथ। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? भाई एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यहाँ याद रखिए राज्यसभा के पास है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है ना, तो राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव लेकर के आती है, ठीक है, 14 दिन पूर्व की सूचना के साथ। ठीक है, राज्यसभा पारित कर दे बहुमत के साथ, विशेष बहुमत के साथ, और लोकसभा उस पर सहमति व्यक्त कर दे, तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे अपने पद से। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अभी हमने देखा था 66 के तहत, और राष्ट्रपति का 55 के तहत निर्वाचन का प्रक्रिया दे रखा है, लेकिन 54 में निर्वाचक मंडल है। ठीक है। चलिए, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बता दिया था अभी कौन कौन आता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति अभी देखा था हमने, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक होता है? 6 साल का सदस्यों का। राज्यसभा स्थायी सदस्य है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। स्थायी सदन है, सॉरी सदन, सदस्य नहीं सदन है, स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। सदस्य जो है 2/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहली बार कैसे हुआ होगा, जब पहली बार हुआ होंगे तो उसमें जो है लकी ड्रॉ के साथ हुआ था, जिसका नाम आ गया वो सेवानिवृत्त हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हमने डिस्कस किया था, इसको मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जब बराबर की चीजें स्थिति हो जाएगी तो ये मत देता है अपना। ठीक है, ये राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति। हाँ, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। 25 किसका है? लोकसभा, है ना। 35 किसका है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु वही चीज, 30 साल। यथा अगस्त 2018 राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था? उस समय एम वेंकैया नायडू थे। अभी कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ है। ये कौन है? 14वें हैं। अभी 15वें राष्ट्रपति हैं, 14वें उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है वो कौन है? 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, और 15वीं राष्ट्रपति हैं अपनी द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए, राजनाथ सिंह कौन है? अपने रक्षा मंत्री हैं। अगला 101 नंबर, कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है मतलब बताना है। पहला, यह संघ सूची और संवर्धित सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक और गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। नहीं, गलत है ये, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा पेश कर सकता है,
धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत है? 110। और जो धन विधेयक फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल, वो 117 क्लॉज 1, मतलब 2 प्रकार के फाइनेंस बिल, ठीक है। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इससे। तो 117 वाला पेश कर सकता है ये, लेकिन ये वाला नहीं कर सकता है। पेश तो खैर वही करेगा। यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है? नहीं। यह गैर धन विधेयक पर चर्चा करता है और अनुमोदन करता है और तथा धन विधेयक में संशोधनों का सुझाव देता है, सुझाव, ठीक है। तो ये जो है सही हो जाएगा। यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, चलिए। तो इसमें, हाँ कहाँ था ये, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और डी वाला जो है, तो इसमें देखिए संविधान संशोधन, ठीक है, और ये आपातकालीन घोषणा, ठीक है, इन सब के मामलों में राज्यसभा को और लोकसभा को बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं। और इसमें और क्या है, आर्टिकल 249 है ना। और मतलब राज्यसभा जो है, इसमें एक शक्ति और है कि वो नए सिविल सेवा का शुभारंभ कर सकती है, ठीक है। और संवर्धित सूची, किसी राज्य सूची के विषय पर जो राष्ट्रीय हित के महत्व, मतलब कि राष्ट्रीय हित का जुड़ा, राष्ट्रीय हित जुड़ा हो उसमें, ऐसे मामलों में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को या संसद को शक्ति दे सकती है उस पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित हुई थी? ये 13 मई 1952 को हुई। 17 अप्रैल को गठित की गई थी और 13 मई को पहली बार इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष अपना क्या है, मतदान, 61वें संविधान संशोधन के तहत चेंज किया गया था इसको। 21 वर्ष पंचायत वाला, ठीक है। 30 वर्ष राज्यसभा, 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए कौन सा संसद का कार्य नहीं है? संसद विधायी, कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन दल बजटीय कार्य, इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है, ठीक है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, हाँ, वहां पर संसद में ही होता है ना वो चीज। संसद में संविधान में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन गलत है, न्यायिक कार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के जो हटाने के लिए जब विशेष बहुमत पारित किया जाता है तो वहां पर ये न्यायिक कार्य तो हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जब न्यायाधीशों को हटाने के लिए वही प्रक्रिया फॉलो की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे ये गलत है, ठीक है, न्यायिक शक्तियां होती हैं कुछ कुछ के पास। ये आया हुआ था लास्ट टाइम आपके पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा या विधानसभा में खड़े होने के लिए, चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। चलिए, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु वही 25 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की। देखिए लोकसभा में क्या होता है, पहले प्रश्नकाल होता है, ठीक है, 11 से 12, फिर 12 से 1 शून्यकाल होता है। लेकिन दोनों सदनों में होता था पहले, दोनों सदनों में यही चीज होती थी पहले। लेकिन अभी राज्यसभा का बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन बुक में एक्सप्लेनेशन गलत दिया हुआ है। क्या कर दिया गया, जो राज्यसभा का शून्यकाल है वो प्रश्नकाल के टाइम पर कर दिया गया है, और जो प्रश्नकाल था वो शून्यकाल के टाइम पर कर दिया। यानी जो राज्यसभा का शून्यकाल है वो 11 से 12 हो गया है और प्रश्नकाल 12 से 1 हो गया है, ठीक है। चलिए, सुबह की बात चल रही है, हाँ, मतलब दोपहर में 11, सुबह वाला 11। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल का अर्थ क्या है? देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो प्रश्न क्या था अपना, 108 नंबर पे हम लोग। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए? नहीं। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए? हाँ, ये बी ऑप्शन सही है आपका। वो होता, हालांकि शून्यकाल का लोकसभा और राज्यसभा नियमावली में कहीं उल्लेख नहीं है, इसका ना संविधान में उल्लेख है, बस ये है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए इस पर मतलब इसी बीच में उठाया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, ठीक है। और उनका क्या है? 7 दिन। अब देखिए निजी विधेयक क्या होता है और सरकारी विधेयक क्या होता है। जो मंत्री के अलावा सदस्य होते हैं उनको निजी सदस्य बोलते हैं या गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। तो वो जब कोई विधेयक पेश करते हैं तो उसको निजी विधेयक बोलते हैं, और जब कोई मंत्री पेश करता है तो उसको सरकारी विधेयक या सरकारी सदस्य द्वारा जो होता है वो बुलाता है। उसको अनुमति चाहिए होती है 7 दिन की, और इनको 1 माह की अनुमति की अवधि होती है, सूचना की देने की अवधि होती है, निर्धारित की गई है। वर्तमान में 543 सदस्य हैं और कैपेसिटी कितनी है? 550, क्योंकि 552 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन 104 में संविधान संशोधन से हटा दिया गया 2 एंग्लो इंडियन का, तो अब टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई है? 550, ठीक, ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या कितनी है? पहले ऑप्शन होता सी, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रतिनिधियों के लिए मतलब की गई हैं? तो 131। कैसे? 131 से 47 घटाइए, 7 6 13, 7 4 11, एक हासिल लगी एक, मतलब इसमें घटा तो 2 और 8 4 12, 84 और 47, 84 47, 84 क्या है? एससी के लिए है और 47 एसटी के लिए है। तो टोटल 131 सीटें आरक्षित की गई हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 330 के तहत, आर्टिकल 330, ध्यान रखिएगा इसको। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष का? नहीं भाई साहब, 5 साल का। ठीक है, चलिए। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हमने देख लिया, जीवी मावलंकर, गणेश करके नाम है इनका, जीवी मावलंकर, याद रखिएगा। ठीक है। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ये बलराम जाखड़ करके हैं, ये 2 बार लगातार हो गए थे, मतलब कार्यकाल रहा था इनका। ठीक है। मीरा कुमार पहली महिला। देखिए, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, मतलब फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? 80। 80 सीटें हैं ना लोकसभा में? ठीक है, चलिए। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, यहाँ पर लोकसभा पूछना चाहिए था, तो भैया 26 होता। ठीक है, यहाँ संसद पूछ लिया है, तो 26 इसकी है और शायद 7 राज्यसभा में है, तो यहाँ क्वेश्चन लोकसभा होना चाहिए था। चलिए, छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लास्ट क्वेश्चन, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए, जिसको एमपी लेट्स बोलते हैं, एमपी लेट्स, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। ठीक है, जिसको एमपी फंड भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, एमपी फंड। चलिए, जो कि अभी कोविड के टाइम पर स्थगित भी कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि इस सेशन में आपको इतने क्वेश्चन कवर हो गए होंगे। बाकी जो इसके आगे क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी फीडबैक दीजिएगा आप लोग, क्या सुधार किया जा सकता है वीडियो में, या किस तरीके से कराया जाए तो और बेहतर तरीके से होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस सेशन में जुड़े उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।